कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ దీన్ని నేషనల్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మన మధ్యలో ఉన్నారు. నేషనల్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎస్ఎస్ఎంని దీన్ని కంటిన్యూ చేయడం కొరకు నేను వేదికపై ఆహ్వానిస్తున్నాను. एसआर वेंकटेश्वर से गुजारिश करूंगा कि राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ आज का जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट का एक होता है एसआर वेंकटेश्वर और ऐसे इंडियन महापुरुषों ने हमारे उत्थान के लिए अपने जीवन भर पूरा संघर्ष किया। उन सभी महामानवों के प्रति सबसे पहले उनके विचारों के प्रति, उनके प्रतिभा के प्रति मैं अभिवादन करता हूँ। साथियों, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के महासचिव गोविका जी अभी जो मान्यवर हमारे पास आए उनका नाम मुझे नाम है प्रोफेसर एमएन खुशी बोले तो समझता है तो जाकर खुशी बोलने वाला खुशी है इसका आनंद था और सभी उपस्थित साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, कुछ बातें रिपीट भी हो सकती है, जैसे कि हमारे पवार साहब कुछ बातें बताई हैं, हमारे गोविका जी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ लोगों को बताया है। हो सकता है इसमें रिपीटेशन भी हो सकता है, मेरे वक्तव्य में कुछ रिपीटेशन भी हो सकता है, मगर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, आप विभिन्न विभागों में काम कर रहे हो और विभिन्न विभागों में अलग अलग ट्रेड यूनियन कार्यरत है। वो जो ट्रेड यूनियन कार्यरत है इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि इनके जो लीडर वो हमारे बहुजन समाज से नहीं है। हो सकता है उनमें एकाधा किसी विभाग में किसी हमारे साथियों को असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया होगा या किसी डिवीजन का सेक्रेटरी बनाया होगा, मगर जो टॉप लेवल की लीडरशिप है वो उच्च समाज से जो बिलोंग करते हैं उनके हाथ में। शायद आप सभी लोगों को पता होगा, इसमें मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो हमारे साथी ने जैसा कहा कि जो हमारे लिए समस्या पैदा करते हैं, क्या वो समाधान कर पाएंगे हमारे समस्याओं का? कभी नहीं। तो इसीलिए और दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ साथ में कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, उसमें एससी एसटी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी कार्यरत। मगर मैं भी एक बैंक ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया बैंक ऑफ इंडिया एससी एसटी ओबीसी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, उसका ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट मगर अभी मैं नहीं हूँ, मैं था। मैं बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर ऑफिसर बोल के रिटायर हुआ हूँ और 2012 में, और मैं अभी राष्ट्रीय मूल निवासी कर्मचारी संघ जो है, बहुजन कर्मचारी संघ है, इसका वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया में। तो जितने भी आप लोगों को शायद उनके लीडरशिप, मैं भी उसमें लीडरशिप किया है, वर्किंग प्रेसिडेंट था, मगर मुझे लगता है शायद आपको किसी ने ये बताया नहीं होगा कि जितने भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है एससी एसटी के,
उनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इंस्ट्रक्शन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन है कि हर 3 महीने में उनके रीजनल लेवल, जोनल लेवल, हेड ऑफिस लेवल पे क्वार्टरली मीटिंग होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्ड नोट तैयार होनी चाहिए, ये सब कुछ लिखा है। मगर वो मीटिंग में कौन सी बातें करनी चाहिए वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शन दिए। They can only talk about the reservation policy and related matter. क्या रीजनल लेवल मीटिंग में आप रीजनल पॉलिसी जो रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कर सकते हो? क्या रहता है रीजनल लेवल पे तुम्हारे मेंबर के क्या प्रॉब्लम रहते हैं? अरे जो तुम्हारे मेंबर है ऑलरेडी एम्प्लॉयज है उनकी समस्या क्या रहती है? वो तो रिजर्वेशन पॉलिसी की समस्या नहीं होती, उनके ट्रांसफर की समस्या होती है, उनको किसी को छोटी छोटी बातें जो रहती है, उनको किसी को इंक्रीमेंट नहीं किया जाता है, किसी को कुछ नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें रीजनल लेवल पे बात कर सकते हैं। हेड ऑफिस लेवल पे खाली रिजर्वेशन के मैटर के बारे में आप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बात कर सकते हैं। जब भी कोई आप पॉलिसी मैटर पे हेड ऑफिस लेवल पे बात करने जाओगे तो वो बोलते हैं कि यू आर नॉट ट्रेड यूनियन लीडर, या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट रजिस्टर नहीं हुई है। शायद आप लोगों को अलग अनुभव आया होगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा दावा नहीं करता हूँ कि मैं 100% करेक्ट हूँ, मगर जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है वही बातें आपके सामने बता रहा हूँ। मैं बैंक ऑफ इंडिया के टॉप मैनेजमेंट के साथ कई बार पार्टिसिपेट हुआ हूँ बातों में, ये जो निगोशिएशन रहती है उसमें कई बार मैं पार्टिसिपेट किया हूँ, इसलिए मुझे पूरे वास्तविक का जो है वो उसका पता है। तो जैसा कि साहब ने बताया कि अभी आप डॉक्टर एडवाइस ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने बताया 12 और 13 फरवरी 1938 को मनमाड़ में वीआईपी रेलवे के पोर्टर्स लोग जो उसको क्या बोल सकते हैं, बोर्ड क्लास बोलते हैं, क्लास 4 लोगों के सामने बाबा साहब ने भाषण दिया और उसमें बताया कि उस समय हमारे लोग और उनकी भी सभी लोगों के यूनियन थे, तो बाबा साहब ने उसमें खाली वो जो दलित वर्ग नहीं बोलते, मतलब लेटर में उसमें लिखा है दलित वर्ग परिषद लोगों की, तो वो परिषद में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों की अलग से संगठन होनी चाहिए, आप लोगों की अलग से संगठन होना चाहिए, ट्रेड यूनियन होनी चाहिए होगी। ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उनके दिमाग में नहीं थे बाबा साहब के दिमाग में बिफोर यानी इंडिपेंडेंस 1958 बाबा साहब ने वो अध्यक्षीय भाषण दिया, उसमें इतना ही पता नहीं कि आपके कामगार वर्ग के हित में काम करना है, आपको इतना ही नहीं पता है, उनके भाषण में इतना ही नहीं बताया। बाबा साहब ने ये भी बताया है कि कामगार वर्ग जो है, यहाँ जो शासन करती जमात है या शासन करने वाले लोग हैं, उसमें भी आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बोले तो आप शासन करती जमात होनी चाहिए, आप एमएलए होना चाहिए, एमपी होना चाहिए। ये बातें कामगार लोगों के सामने बाबा साहब ने 1938 में बोली है। सर, am I right? That is representation, आपका सत्ता में सहभाग हो, क्या ऐसी वर्डिंग है सर? तो ये ऐसे इतने लिमिटेड आपके जो प्रॉब्लम है कर्मचारी के, तो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना ही है, बट एट द सेम टाइम आपके समाज हित के लिए आपको कुछ देना होगा और आपका रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब ने कहा। तो मेरे ख्याल से आज तक के वो भाषण के तरफ किसी साथियों ने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बहुजन समाज के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उन किसी ने उस बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ऐसा मुझे लगता है। और हमारे वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी ने इन बातों के ऊपर ध्यान देने के बाद ये राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ ये अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट रजिस्टर किया। दूसरी बात है, कई साथी ने मेरे साथी ने राजू बोलते हैं उन्होंने जिक्र किया है, शायद मुझे पता नहीं उनका
कामगारों के हितों में क्या क्या किया, कितने लॉज बाबा साहब ने एक्ट कितने पारित किए, उन्होंने जैसा जिक्र किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाइसराय जनरल काउंसिल के लेबर मिनिस्टर थे, मगर खाली लेबर मिनिस्टर ही नहीं थे, तो उनके तरफ कई डिपार्टमेंट दिए गए थे। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कोयला खान है, ट्रेनिंग है, सैनिक लोगों के लिए ट्रेनिंग है, इरिगेशन पाटबंधारे विभाग है, ऊर्जा डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट बाबा साहब को वाइसराय गवर्नर ने दिए थे। लेबर मिनिस्टर, फर्स्ट बात तो लेबर मिनिस्टर, अगर उनके तरफ बहुत सारे डिपार्टमेंट के वो मेंबर थे, जितने भी कमेटियां बनी थी उनके मेंबर थे, तो बाबा साहब ने कम से कम वो पीरियड में 22 जुलाई 1942 से लेकर 23 अगस्त 1946 यानी 4 साल कम से कम 25 मिनिमम बता रहा हूँ 25 एक्ट पास किए ब्रिटिश इसमें वाइसराय काउंसिल 25 एक्ट। उसमें से अभी जो इम्प्लीमेंट है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। ये कैसे कैसे जितने भी एक्ट है वो बाबा साहब के पीरियड में ही हुए हैं, मगर उसके ईयर जो है उसमें से कुछ बताना चाहूंगा आपको। जितने भी वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, आज तक के भी हम इस ये बताया जा रहा है कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जब ये एक्ट था तो ये खाली रजिस्ट्रेशन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये एक्ट बना था। इसमें किसी यूनियन वाले को रिकॉग्निशन नहीं था सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन नहीं था। मालक अगर चाहे तो रिकॉग्निशन दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। इस एक्ट को बाबा साहब ने इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट अमेंडमेंट बिल लाया 30 नवंबर 1943 और इसको रिकॉग्निशन मिला ट्रेड यूनियन 27 जून 1944। ये बाबा साहब ने रिकॉग्निशन मिला दिया। बाबा साहब ने पहली बार, आज तक के बाई पार्टी सेटलमेंट, ट्राई पार्टी सेटलमेंट होते हैं ना, पहली बार बाबा साहब ने ये ट्राई पार्टी सेटलमेंट किया है, जिसमें ये मजदूरों के लिए बहुत सारे कानून जिसके तहत उन्होंने बनाए हैं। मजदूर, मालक के रिप्रेजेंटेटिव और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ बैठकर मजदूरों की क्या समस्या है और उसका हल कैसे निकाला जाए, इसके बारे में 7 टाइम्स बाबा साहब ने इसके कॉन्फ्रेंस लिए ट्राइपार्टीट के। आजकल बैंक ऑफ इंडिया में बिलोंग करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में बिलोंग करता हूँ। आजकल बाईपार्टीट सेटलमेंट होते हैं हमारे ट्रेड यूनियन के साथ और मैनेजमेंट के साथ, उसमें गवर्नमेंट नहीं रहती, मगर ये एक्चुअली वो ट्राइपार्टीट नहीं है, क्योंकि जब आईपीसी के साथ हमारे रिप्रेजेंटेटिव का डिस्कशन होता है, गवर्नमेंट के तरफ वो भेजा जाता है। आईबीए रिकमेंड करके जो भेजती है गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजती है, चाहे तो उसमें कुछ ओमिट करना है या ऐड करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है। तो इन रियलिटी ये जो है ट्राइपार्टीट सेटलमेंट नहीं है। इंडस्ट्रियल पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये भी बाबा साहब ने 11 अप्रैल 1946 में बिल वॉज इंट्रोड्यूस और ये बाद में पास हुआ है 1948 में, मगर उसका बिल जो है 1946 को बाबा साहब ने इंट्रोड्यूस किया था। ये मैटरनिटी बेनिफिट वुमेन्स को जो मिलती है ना, जो प्रेगनेंसी पीरियड में मिलती है, डिलीवरी के टाइम को मिलती है, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 बोलते हैं। बाबा साहब ने उस जमाने में जब वाइसराय काउंसिल में थे, उस जमाने में 42 to 46 वो माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1941 ऐसा किया। माइंस में जो लेडीज काम करती है उस जमाने में तो उनको 8 वीक्स का
जैसे मैंने लेडीज लोगों को आता है हाँ? 6 महीना मिलता है, कुछ जगह पे हो सकता है आपका भी लेना चाहिए होगा, कुछ जगह पे ये भी होगा। तो ये सारे बहुत सारे बाबा साहब ने उस टाइम एक्ट बनाए हैं जिसका फायदा हम ले रहे हैं। और मगर किसी आज तक के आपको किसी साथी ने ट्रेड यूनियन के लीडर ने बताया कि भाई ये एक्ट 1946 में तैयार हुए, शायद किसी ने नहीं बताया। तो ये बाबा साहब के साथ जब जिंदा थे तब भी बाबा साहब का विरोध करते रहे, उनके मरने के बाद भी कोई ये बताने का ढेर नहीं कर रहा है कि ये जो जितने भी देन है, जितने भी एक्ट है, ये बाबा साहब की देन है। तो साथियों, ये हमारा पूरा जो बताने का मकसद ये था कि बाबा साहब के विचारों को ध्यान में रखते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा नंदलाल जी ने ये ट्रेड यूनियन काम किए है। अभी तो 1 साल हुआ है, खाली हम लोग अभी घूम रहे हैं। मेरा आपसे अपील रहेगा कि आप साथियों हमारे इस बातों को आप भी पढ़िए। मैंने जो कुछ बातें बताई है वो मेरी खुद की नहीं है, मैंने बाबा साहब की किताब पढ़ के ही ये बातें आपके सामने रखी है। अगर किसी को डिटेल में इस बात की जानकारी लेनी है तो राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वॉल्यूम नंबर 10 में बाबा साहब वाइसराय गवर्नर की काउंसिल में जो पीरियड था 1200 पेजेस का किताब है, आप पढ़िए। हमारे ऊपर विश्वास रखो, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूँगा। आप भी पढ़िए, आप ज्ञान दिलाइए और आप इस संगठन के मेंबर बन के, ये खाली संगठन खाली कामगारों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ट्रेड यूनियन नहीं निकाली है। कामगारों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, साथ में वामसेक, भारतीय मुक्ति मोर्चा और जो अन्य इनके बीच है, इनको एक सपोर्टिंग यूनियन होगा। इतनी बातें कर आपने मेरे बात को ध्यान से सुना, वो सराबा नहीं किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपने इस वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम।